आवाज आ रही हुई पीछे? ठीक है। तो कल हमने कुछ बेसिक बातें की थी, आज कुछ और बेसिक बात करते हैं, फिर हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमको पढ़ना है आईयूपीएससी। बट आपके कुछ क्वेश्चंस जो पेपर में आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कल लास्ट हम लोग जो लिख रहे थे वो लिखा था हमने कहाँ तक, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक के बारे में लिख लिया था कि होमोसाइक्लिक का मीनिंग क्या होता है और हेट्रोसाइक्लिक का मीनिंग क्या होता है। फिर आपने जो क्लासिफिकेशन लिखा था किसका, चक्रीय का, साइक्लिक का, किस किस में डिवाइड किया था, होमोसाइक्लिक में और हेट्रोसाइक्लिक में, समचक्रीय और विषम चक्रीय में आपने इसको डिवाइड किया था। समचक्रीय या होमोसाइक्लिक का मतलब बताया था जिसमें साइकिल में सारे एटम क्या हो, सेम हो, और इसमें साइकिल में सारे एटम क्या हो, डिफरेंट हो। सारे नहीं, मतलब कम से कम एक एटम डिफरेंट हो। फिर इसको भी अगर हम लोग देखते हैं तो इसको भी आप लोग आगे डिवाइड कर सकते हो एलिसाइक्लिक में, एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। इसको भी आप लोग डिवाइड कर सकते हो एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। तो या तो उस टेबल में ही ऐड कर लो या फिर अब लिख लो अलग से कि यहाँ पे अब दो टर्मिनोलॉजी और आएगी आपके लिए, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। लिख लिया? ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब इसके अंदर होमोसाइक्लिक का तो लिख लिया था आप लोगों ने, हेट्रोसाइक्लिक का नहीं लिखा था ना? ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक भी लिखो। हेट्रोसाइक्लिक विषम चक्रीय, हेट्रोसाइक्लिक यानी विषम चक्रीय। अविषम चक्रीय का मीनिंग क्या था कि साइकिल में या चक्र में कोई अदर क्या आ जाए, हेट्रो एटम आ जाए, यानी कार्बन के अलावा कोई अन्य परमाणु आ जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। तो लिख लो एक लाइन इसके लिए भी कि यदि साइकिल या चक्र में, यदि साइकिल या चक्र में कार्बन के अतिरिक्त, कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य विषम परमाणु आ जाए, हेट्रो एटम आ जाए, ठीक है, तो कार्बन के अलावा कोई अगर हेट्रो एटम आ जाएगा साइकिल में तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। जैसे हेट्रोसाइक्लिक कौन कौन से हो सकते हैं, ये हो सकता है क्या, ठीक है, ये हो सकता है क्या, बोलो, ठीक है, ये भी हो सकता है,
ठीक है, इनके नाम जरूर याद रखना। इसका नाम क्या है? थायोफीन। इसका नाम क्या है? पाइरोल या पिरोल, एक ही बात है। इंग्लिश में पाइरोल बोलते हैं, हिंदी में पिरोल बोलते हैं। और ये क्या है? पायरिडीन, हिंदी में बोलते हैं पिरिडीन। तो इनके नाम भी याद रखना, कॉमन नेम जो है। लिख लिया? चलो, अब इन दोनों के अंदर दो वर्ड आते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ये क्या होता है देखो। तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक का मतलब क्या है? तो पहले थोड़ा सा हम लोग एरोमेटिक का बेसिक बात देख लेते हैं, क्योंकि एरोमेटिक का एक क्वेश्चन खूब बार पूछा जाता है। इसमें एक रूल होता है, कौन सा रूल? हक्कल रूल। 90% एग्जाम में डैड ये पूछता है कि हक्कल रूल इनमें से क्या है? क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना, बट ये बेसिक बातें क्योंकि आपके है चैप्टर्स के अंदर, तो इनकी बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो मेंशन है वो तो डिटेल में पढ़ेंगे अपन पूरा, जितना आपके 11-12 के अंदर है। पर जो डायरेक्ट नहीं है पर इनडायरेक्ट, जैसे अब आपके डायरेक्ट आपके केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नहीं दे रखा, डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन या संकरण नहीं दे रखा, पर क्वेश्चन आया है कि sp2 कार्बन पर जब ये अटैक होता है, या जब आप रिएक्शन पढ़ोगे तो वहाँ आएगा sp2 कार्बन पे अटैक हो रहा है, sp कार्बन पे अटैक हो रहा है। तो आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज किसकी आनी चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन निकालने की भी आनी चाहिए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालने की नॉलेज होगी तो आपको थोड़ा सा शेप की नॉलेज होगी। वहाँ पे कहेगा कि भाई ये जो है ये ट्रायगोनल प्लेनर शेप है, तो अब वहाँ पे आपको ट्रायगोनल प्लेनर शेप तभी समझ में आएगी जब आपको थोड़ी सी बेसिक डिटेल किसकी पता होगी? हाइब्रिडाइजेशन की। तो पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, ताकि बीच में जब अपना कंटिन्यू चैप्टर चलेगा तो आपको बीच में दिक्कत नहीं आएगी, यार ये तो पता ही नहीं हमें, ठीक है। तो जल्दबाजी मत करना कि और सर आज भी स्टार्ट नहीं करा। मुझे पता है आपको किसके बाद क्या समझ में आ जाएगा, तो अपन पहले उस बेसिक को 1 क्लास, 1.5 घंटे क्लास, 2 घंटे क्लास, जो भी लग रहा है पहले उसको लेकर के बेसिक उसको पहले खत्म कर रहे हैं, फिर अपन टाइट कंटिन्यू चैप्टर चलाएंगे, ठीक है। तो घबराना मत। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ी सी बात करोगे किसके बारे में? एरोमेटिक के बारे में। एक छोटा सा हेडिंग लगा लो, एरोमेटिक। क्योंकि एटलीस्ट जितनी हमने 11-12 के अंदर एरोमेटिक की बात है, थोड़ी सी वो बात कर लेते हैं इस चैप्टर के अंदर जो आपको मेंशन होती है। चलो, एरोमेटिक की थोड़ी सी बेसिक बात देख लो एक बार। एरोमेटिक की आपके चैप्टर के अंदर कुछ एक बातें दी हुई है, देखो क्या कि एरोमेटिक जो सबसे पहले आया था वर्ड कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो ये वर्ड आया था किससे? कि सर इनके अंदर एक होती है स्पेसिफिक स्मेल, विशिष्ट गंध होती है। स्पेसिफिक स्मेल, विशिष्ट गंध होती है, जिसको क्या कहा जाता है? एरोमा कहा जाता है। तो उसके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड में जो विशिष्ट स्मेल है उसको क्या बोलते हैं? एरोमा कहते हैं। तो इनके अंदर विशिष्ट गंध आती है, सुगंध आती है, जिसको हम एरोमा कहते हैं, इसलिए इनको एरोमेटिक कहा। कोई ज़्यादा काम का नहीं है। दूसरी बात कि सर एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, तो आपको जो बेसिक लाइन मिलती है, आपको एक लाइन मिलती है कि एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो कैसी ज्वाला के साथ जले? काली ज्वाला के साथ जले, जिनको जलाने पे बिल्कुल सूटी फ्लेम मिले। सूटी फ्लेम कहते हैं ना, SWTY, सूटी फ्लेम, बिल्कुल गहरी काली ज्वाला। तो ये काली ज्वाला के साथ जलते हैं, काली ज्वाला के साथ जलते हैं, सूटी फ्लेम, काली ज्वाला के साथ जलते हैं। तीसरी बात कि सर केवल इन दो बातों से तो हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। तो हमने एक बात और पढ़ी, क्या पढ़ी? कि सर एरोमेटिक कंपाउंड वो होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज, जिनके गुण किसके समान हो? बेंजीन के समान हो। क्योंकि बचपन में हमने 9-10 में जब इसकी बात पढ़ी थी एरोमेटिक की, तो वहाँ केवल एक एग्जाम्पल रखते थे, बेंजीन। और बेंजीन क्या होता है? एरोमेटिक होता है। तो अब हमको बहुत ज़्यादा पता नहीं था, तो हमने क्या बोल दिया कि भाई जिनकी प्रॉपर्टीज, जिनके गुण किसके समान हो? बेंजीन के समान हो, वो भी क्या होंगे? एरोमेटिक होंगे। तो जिनकी प्रॉपर्टीज, जिनके गुण बेंजीन के समान हो, बेंजीन लाइक प्रॉपर्टी, ठीक है। बट ये वो 3
अपन ने डेफिनेशन लिखी या 3 पॉइंट्स लिखे जिनसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ये तो केवल याद करने के लिए कि अगर पूछ ले कि इनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है तो हम लोग टिक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा दे दिया जाए गलती से कि भैया ये बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं, तो इन तीनों बातों से नहीं निकलेगा इसका आंसर, क्योंकि ना तो ये बेंजीन जैसा दिख रहा है, न ये आप जला करके देख सकते हो निकाल करके काली ज्वाला के साथ जलेगा नहीं जलेगा, ना आप इसको सूंघ के देखोगे एरोमा आ रही कि नहीं आ रही। इनसे आंसर नहीं निकलेंगे। आंसर निकालने के लिए तो फिर हमारे पास दूसरे तरीके हैं। ये तो वो कि जो रटे रटाए हैं कि आपको इनके बारे में इतनी बात पता होनी चाहिए जो बुक्स में दे रखी है। तो केवल ये 3 बातें ध्यान रखो, फिर अपन बात करते हैं कि देखेंगे कैसे, मेन सार क्या है, कंक्लूजन क्या है। पहले 3 बातें लिख लो। काली ज्वाला को इंग्लिश में बोलते हैं सूटी फ्लेम। चलवा दें इसको, गर्मी लग रही है। हो गया? तो इस पैसे की स्मेल होती है, इसमें सूटी फ्लेम के साथ जलेंगे, और बेंजीन लाइक्स क्या होगी, बेंजीन लाइक प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, ये तीनों बातें क्लियर? ठीक है, बट इससे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अब हमारे पास जो रूल है वो आपको ध्यान रखने हैं। तो देखिए कुछ रूल्स हैं जिससे हम लोग मालूम करेंगे कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो 4 कॉन्सेप्ट होते हैं इसको पता लगाने के लिए कि कोई अगर एरोमेटिक है तो वो निम्न 4 कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। एरोमेटिक होने के लिए 4 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो उनको शॉर्ट में हमने उनको बोल दिया ये। उनको शॉर्ट में हमने बोल दिया CCPH। अब इसका मतलब क्या है? तो अगर इन चारों बातों को वो फॉलो करेगा तो ये 100% है वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो इनको अपन क्या कह सकते हैं, इनको क्या समझ सकते हैं? सी का मतलब होता है सर वो कैसा हो, साइक्लिक हो, चक्रीय यौगिक हो। तो ये कन्फर्म है कि सर जो एसाइक्लिक होंगे वो कभी एरोमेटिक नहीं होंगे, क्योंकि पहली कंडीशन आपकी यही है कि वो साइक्लिक होने चाहिए। दूसरी, उसमें होना चाहिए कंजुगेशन को हिंदी में बोलते हो आप संयुग्मन होना चाहिए। अब इसके लिए तो पहले आपको 4था 5वां पॉइंट पढ़ना पड़ेगा जो आपके सिलेबस में दे रखा है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक रेजोनेंस, वो तो अभी तक पढ़ा नहीं है। तो हम लोग उसका आंसर कैसे निकालें बिना पढ़े? तो उसकी ट्रिक क्या है कि कंजुगेशन बिना पढ़े आपको देखना कैसे कि अपने को कुछ भी नहीं पता। तो कंजुगेशन के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देख लेना। क्या है कॉन्सेप्ट? कि अगर डबल बॉन्ड के अल्टरनेट में डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड आ जाए, या डबल बॉन्ड के अल्टरनेट में क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, या डबल बॉन्ड के अल्टरनेट में क्या हो, लोन पेयर, या यूँ कह सकते हो डबल बॉन्ड के अल्टरनेट में क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। अगर ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है तो आप कह सकते हो वहाँ क्या है, कंजुगेशन है, संयुग्मन है। ठीक है, हालांकि प्लस अल्टरनेट प्लस भी हो सकता है, माइनस अल्टरनेट माइनस भी हो सकता है, पर उनके एग्जांपल्स आपको जाने की जरूरत नहीं, इन्हीं से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन दिख रही है आपको किसी जगह तो आप बोलोगे कि वो क्या है, कंजुगेशन में, संयुग्मन में। ठीक है, पी से क्या होगा, पी से होना चाहिए वो कैसा, प्लेनर, समतलीय। अब दिक्कत ये कि सर हम समतलीय कैसे देखें, क्योंकि अपन तो सारी जो ज्योमेट्री बनाते हैं वो यही बनाते हैं बोर्ड पे, तो हमको तो सारी ज्योमेट्री कैसे दिखेगी, प्लेनर दिखेगी। अब जैसे मैंने बना दिया मीथेन CH4, तो मीथेन क्या प्लेनर होता है क्या, एक तल में होता है क्या, हो ही नहीं सकता। मीथेन की ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल होती है, तो 2 तो प्लेन में नजर आएगी उसकी वैलेंसी, और 2 बाहर नजर आएगी, एक बाहर प्लेन के, एक प्लेन के अंदर। तो ये तो कभी प्लेन में हो ही नहीं सकता। बट अपन तो जब इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं तो हम तो ऐसे बनाते हैं, तो हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सर सारी प्लेन में ही तो है, पर एग्जैक्टली ऐसा थोड़ी बनता है डायग्राम। 2 तो आपको प्लेन में दिखेगी, एक प्लेन के बाहर और एक प्लेन के अंदर, ऐसा बनता है ये तो देखिए कैसे, इसका तरीका क्या है। तो इसका तरीका क्या होता है, इसका देखने का तरीका होता है कि सर
उसके अंदर होना चाहिए sp2 हाइब्रिड कार्बन या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp2 संकरण होना चाहिए। हालांकि sp होगा तब भी वो प्लेनर होगा, बट आपके जो इस 11-12 लेवल पे आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, sp2। तो आपको तो सिंपल सी बात देखनी है कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहीं दिख रहा है तो वो कैसा है, प्लेनर। क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने पर उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, पिरामिड नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब समतल त्रिभुज, और समतल त्रिभुज तो एक प्लेन में हो सकता है, जैसे ये एक एटम है, एक इधर और एक इधर, तो इस प्लेन के अंदर ही है, ठीक है। बट जो आप बात करोगे टेट्राहेड्रल, वो प्लेन में हो ही नहीं सकता कभी। तो ध्यान रखना sp2 हमेशा प्लेन में होता है, और sp तो वैसे लीनियर रेखीय, एक रेखा तो हमेशा प्लेन में ही होगी। अब एक रेखा ऐसे रखो तो इस प्लेन में हो जाएगी, ऐसे रखो तो इस प्लेन में हो जाएगी, ऐसे रखो तो इस प्लेन में हो जाएगी। तो लीनियर तो हमेशा प्लेन में ही होगा, sp2 भी प्लेन में होगा, sp3 कभी प्लेन में नहीं होगा। तो आपको तो अपने काम की बात तो यहाँ पर ये आएगी कि अगर sp2 कार्बन एटम दिख गया तो आप कह दोगे कि वो क्या है, प्लेनर है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो ये डायरेक्ट ही पूछते हैं एग्जाम में कि हकल रूल क्या है, ठीक है, हकल का नियम क्या है, क्या होता है भाई, हकल रूल। तो अगर कोई कंपाउंड हकल रूल को, हकल के नियम को क्या कर रहा हो, फॉलो कर रहा हो, हकल के नियम का पालन कर रहा हो, तो वो भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अब हकल का नियम क्या बोलता है भाई, कि साइक्लिक रेजोनेंस अगर चल रहा है, चक्रीय अनुनाद चल रहा है, तो उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, डीलोकेलाइज्ड होने चाहिए। डीलोकेलाइज्ड को बोलते हैं विस्थानीकृत होने चाहिए। अब इस लाइन का मतलब क्या है, अभी समझाता हूँ। तो या यूँ कह सकते हो, साइक्लिक रेजोनेंस में, चक्रीय अनुनाद में, साइक्लिक रेजोनेंस में भाग लेने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 4n+2 पाई होने चाहिए। साइक्लिक रेजोनेंस को हिंदी में बोलते हैं चक्रीय अनुनाद। इस लाइन का मतलब क्या, मैं समझाता हूं, देखो इधर। जैसे आपको चेक करना है, सबसे बेस्ट एग्जांपल, हमको एक ही बात पता है कि एरोमेटिक नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला कौन सा एग्जांपल आता है, बेंजीन। जैसे अपन कहते हैं ठंडा मतलब, तो दिमाग में क्या आता है, कोका कोला। सेम चीज आपको यही बात ध्यान रखनी है, एरोमेटिक का मतलब आप बचपन से ये पढ़ रहे हो, बेंजीन। तो सर बेंजीन एरोमेटिक है या नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट लगा के देख लो। इनमें से चारों में से कौन सी कंडीशन लगनी चाहिए एरोमेटिक होने के लिए, चारों ही लगनी चाहिए, ठीक है ना, कोई भी एक ऐसे नहीं, चारों ही लगनी चाहिए, तभी वो जाके क्या होगा, एरोमेटिक। तो सबसे पहला साइक्लिक है क्या, साइक्लिक तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सर ये साइक्लिक तो है, साइक्लिक है। दूसरा कंजुगेशन, कंजुगेशन का मतलब मैंने बताया अल्टरनेट में होना चाहिए। अल्टरनेट तो समझते हो, एक छोड़कर एक। तो अल्टरनेट में इनमें से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट में डबल बॉन्ड आ जाए, या डबल बॉन्ड के अल्टरनेट में प्लस आ जाए, या माइनस आ जाए, या लोन पेयर आ जाए, ठीक है। यहाँ पे कौन सी कंडीशन लग रही है, यहाँ लग रही है डबल बॉन्ड के अल्टरनेट में डबल बॉन्ड। देख लो, चेक कर लो, ये डबल बॉन्ड, ये अल्टरनेट में एक बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड, ये अल्टरनेट, फिर एक डबल बॉन्ड आ गया। अल्टरनेट समझते हो ना, एकांतर क्रम, एक छोड़ के एक। तो कंजुगेशन भी है क्या, ठीक है। फिर तीसरा प्लेनर। अब प्लेनर चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सर sp2 कार्बन है या नहीं है। तो sp2 अभी मैंने आपको देखना नहीं बताया, तो अभी फिलहाल आप ध्यान रखो sp2 है इसमें, ठीक है। अभी मैं समझा दूंगा कैसे, इसलिए मैं पहले बेसिक्स बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बीच बीच में अगर आप डायरेक्ट चैप्टर पढ़ोगे ना तो ये परेशान करेगा। वो बोलेगा sp2 कार्बन पे अटैक हो गया एल्केन की रिएक्शन के अंदर, एल्केन के रिएक्शन के अंदर। अब आपको ये पता ही नहीं पड़ेगा वहाँ sp2 कार्बन कौन सा है, sp कौन सा है। तो थोड़ा सा पहले 1-2 दिन बेसिक समझ लो, ताकि आपको स्मूथली केमिस्ट्री समझ में आए। अपने को केमिस्ट्री इसलिए समझ नहीं आती, हम लोग क्या चैप्टर उठा के चैप्टर रटने लग जाते हैं, बेसिक्स पे कभी ध्यान नहीं देते।
तो प्लेनर देखना मैं बता दूंगा, अभी मैं बता रहा हूँ प्लेनर है। और लास्ट है हक्कल रूल। तो हक्कल रूल के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? हक्कल इलेक्ट्रॉन के अंदर, साइकिल के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखो इधर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर मैं अब यहाँ पर n की वैल्यू रखूँ 0, n की वैल्यू रखूँ 0, तो n की वैल्यू 0 रखो, यहाँ कितना आएगा? 0+2 2, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू मैं 1 रखूँ तो 1 × 4 4, 4+2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू 2 रखूँ 4 × 2 8, 8+2 10, इस तरह से कहानी चलती रहेगी। ठीक है, तो मतलब क्या, उसका कहने का मतलब ये है कि आप जिसको चेक कर रहे हो कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, उसके अंदर या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या 10 पाई होने चाहिए, या 14 पाई होने चाहिए, या 18 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इस सीक्वेंस में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2, 6, 10, 14, या तो 2 आ जाए, या 6 आ जाए, या 10 आ जाए, तो वो हम लोग कहेंगे किसको फॉलो कर रहा है? हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब मुझे एक बताओ, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने पाई बॉन्ड में होंगे? मैं ये कह सकता हूँ एक पाई बॉन्ड में होंगे। अरे एक ही तो बात है, एक पाई बॉन्ड बोल दूं या 2 पाई इलेक्ट्रॉन बोल दूं, एक ही तो बात है। नहीं समझ में आई? ये पाई बॉन्ड है क्या? तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? ये दूसरा पाई बॉन्ड ये रहा, तीसरा पाई बॉन्ड ये रहा, तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो आप कैसे भी बोल सकते हो कि एक पाई बॉन्ड या तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 10 पाई बॉन्ड मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 5 पाई बॉन्ड। तो अगर हम लोग पूछें कि भाई साइक्लिक रेजोनेंस के अंदर, चक्रीय अनुनाद के अंदर हक्कल के अनुसार या तो क्या हो 1, 3, 5, 7 ऐसे पाई बॉन्ड हो, या फिर 2, 6, 10, 14 ये पाई इलेक्ट्रॉन, बात तो एक ही है। या तो आप पाई बॉन्ड काउंट कर लेना या पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना, एक ही मतलब है। तो इनमें से बेंजीन में कौन सा फॉलो हो रहा है? 3 पाई बॉन्ड, या फिर यू कह दो कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहा, मतलब सर ये क्या हक्कल के रूल को भी फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा था कि साइक्लिक रेजोनेंस में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की संख्या ये होनी चाहिए। तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, इस तरह से घूमता रहेगा और अल्टरनेट में। तो ये तीनों के तीनों पाई बॉन्ड भाग ले रहे हैं, तो तीनों के तीनों पाई बॉन्ड भाग ले रहे हैं, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। दैट मीन्स ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। कहानी समझ में आ गई? चारों रूल क्लियर हो गए? sp2 कैसे देखना वो भी मैं इसके बाद समझाऊंगा, थोड़ा सा आपको हाइब्रिडेशन का भी हल्का सा आइडिया दूंगा। डायरेक्ट आपके नहीं लिखा हुआ, बट sp2 वर्ड के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है आपके लेब स्टैंड के पेपर में, तो आपको थोड़ा सा आइडिया उसका भी लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो पहले इसको लिख लोगे ऐसे कैसे? चलो पहले लिखो इसको। अगर केमिस्ट्री समझनी है तो जिस तरह से सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ आप एक एक बात को समझते जाना, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, बट सीक्वेंस को फॉलो करो।
कोई वर्ड है क्या जो समझ नहीं आ रहा हिंदी इंग्लिश में? सारे वर्ड समझ में आ रहे हैं? सबके मतलब लिखे हुए मैंने हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। कर लिया कॉपी? चलिए, तो इनका कंक्लूजन क्या है? एरोमेटिक वो होगा जो इनमें से कौन सी कंडीशन को फॉलो करे? चारों को। एरोमेटिक होने के लिए चारों कंडीशन का पालन करना जरूरी है। पहली कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कंजुगेशन संयुग्मन होना चाहिए। संयुग्मन देखने के लिए अल्टरनेट में डबल बॉन्ड के अल्टरनेट में डबल बॉन्ड आ सकता है, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट में प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, लोन पेयर आ सकता है। ठीक है, प्लस के अल्टरनेट में प्लस आ सकता है, माइनस के अल्टरनेट में माइनस आ सकता है। हर जगह क्या होगा? कंजुगेशन होगा। फिर तीसरा प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब होता है समतली होना चाहिए। समतली का मतलब आपको देखना है कि वहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए? sp2 होना चाहिए, या जो भी एटम है उसका हाइब्रिडेशन या संकरण sp2 होना चाहिए। तो ये अपन देखना भी सीख लेंगे। और चौथा क्या होना चाहिए? हकल रूल का पालन करना चाहिए। हकल रूल का पालन करने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, जो डिलोकलाइज होंगे, डिलोकलाइज मतलब विस्थानीकृत। एक तो होता है स्थानीकृत जो अपने स्थान पर हो, और विस्थानीकृत मतलब जो स्थान पर नहीं रहे, घूमे, इसलिए इंग्लिश में उसको डिलोकलाइज कहते हैं। लोकलाइज मतलब जो अपनी जगह पे फिक्स हो, डिलोकलाइज जो घूम रहे हो। तो जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन हैं जो कंजुगेशन में भाग ले रहे हैं, सारे की बात नहीं होगी, केवल कौन से जो भाग लेंगे वो इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? पाई। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 14 होने चाहिए, 18 होने चाहिए, कोई से भी हो सकते हैं। और पाई बॉन्ड बोले तो 1, 3, 5, 7 ऐसे हो सकते हैं। समझ आ गई? इसको अप्लाई करके हमने देखा किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर। तो लिख लो कि बेंजीन के अंदर ये सभी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो हकल के अनुसार कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये क्या है? एरोमेटिक है। एक बालक ने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, सर थर्ड कंडीशन लगे, तीसरी कंडीशन लगे और हकल रूल नहीं लगे तो क्या होगा? एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? अभी चिल्ला चिल्ला के यही पढ़ा रहा हूं मैं बार बार में। इन चारों कंडीशन में से कौन सी लगनी चाहिए? चारों ही लगनी चाहिए। ठीक है, अब वापस ये मत बोलना कि बाकी 3 लग रही है, पहली नहीं लग रही तो क्या होगा? पहली, दूसरी, तीसरी लग रही है, चौथी लगी तो क्या होगा? साइंस वाले हैं अपन, आर्ट्स वाले नहीं है। जब साफ साफ वहाँ चिल्ला चिल्ला के कह दिया कि चारों कंडीशन लगनी चाहिए, मतलब चारों लगनी चाहिए। बात समझ में आ गई? ये लगे वो नहीं लगे तो कोई सवाल ही नहीं है उसका। चलो, मैं वही कह रहा हूँ आपको, आप जितना ढंग से सुनोगे एक एक वर्ड्स को, आपको पूरी केमिस्ट्री टिप्स पे याद करवा दूंगा, लेकिन बात को सही से सुनो कि मैंने क्या बोला है। बहुत से बच्चे ये रट लेते 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बढ़िया बात है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मैंने ये बोला रेजोनेंस में पार्ट करने वाले, रेजोनेंस में घूमने वाले वो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्यों बोल रहा हूँ अभी मैं समझाऊंगा आपको एक कारण, तब आपको ये बात समझ में आएगी। बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो। ठीक है, हटाएं इसको, 1-2 एग्जाम्पल पे ट्राई करते हैं। एक बालक और अच्छा क्वेश्चन पूछा है, फिनोल भी एरोमेटिक होगा क्या? तो इधर देखो, होगा क्या पहले ये बताओ दिमाग लगा के। अभी जस्ट बोला जो बेंजीन समान स्ट्रक्चर है
वो तो एरोमेटिक होंगे, मतलब बेंजीन रिंग आ रही है तो वो एरोमेटिक है जनरली। जनरली आपके लेवल पे तो सारे हो जाएंगे, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए। चलो तो लिखो। इनमें से कौन से एरोमेटिक हैं? लास्ट 4। तो इधर देखो, ये वाला पहला वाला है क्या? क्यों नहीं है सर? साइक्लिक रेजोनेंस है ही नहीं, साइक्लिक रेजोनेंस है ही नहीं, चक्रीय अनुनाद है ही नहीं इसके अंदर। चक्रीय अनुनाद क्यों नहीं है? कि सर डबल बॉन्ड, फिर अल्टरनेट, वापस सिंगल बॉन्ड आ गया, तो यहीं खत्म हो गया काम। ठीक है, तो सर ये एरोमेटिक नहीं। अपन ओनली एरोमेटिक की बात करें, नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। एरोमेटिक भी आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी एरोमेटिक नहीं होते तो कुछ एंटी एरोमेटिक भी हो सकते हैं, कुछ नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं, वो हायर लेवल पे आती है चीज़ें, आपके नहीं है, इसलिए मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, आपको केवल बेसिक बातें समझा रहा हूँ कि जितनी आपके काम आएगी। यहाँ डबल बॉन्ड अल्टरनेट, फिर वहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट प्लस, मतलब यहाँ तक तो है, फिर प्लस अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ तक भी है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट वापस सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ टूट गया। क्या टूट गया? रेजोनेंस या कंजुगेशन। तो ये भी नहीं है। ये तो सर बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, बेंजीन है, बेंजीन है, बेंजीन है, बेंजीन है, ये सभी क्या होंगे? तो आपको मकसद ये नहीं कि ये बताना एरोमेटिक है, आपको मकसद ये है कि इनके नाम बताना, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि एनसीईआरटी में है ये डायग्राम्स। क्या क्या नाम है इनके? तो ये नाम जरूर याद रखना हर हाल में। फिनोल, ये एनिलीन, ये नाइट्रो बेंजीन, और अगला बेंजोइक एसिड। क्लियर है? नाम जरूर याद रखना क्योंकि नाम है आपके। लिख लो। एक बालक कह रहा सर 3 भी होगा, 3 नहीं होगा, 3 एरोमेटिक नहीं होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, फिनोल वगैरह का पता कैसे लगेगा? संरचना देखकर नाम का पता कैसे लगाएं? तो बताओ, आप संरचना देख के नाम का पता कैसे लगाओगे? मैं आपकी संरचना देख के, आपकी शक्ल देख के आपका नाम बता सकता हूँ क्या? नहीं। ये नाम दिए गए कॉमन नाम, कॉमन नाम के कोई लॉजिक, कोई रूल्स नहीं होते। इसको फिनोल कहा गया तो आपको फिनोल रटना पड़ेगा, इसको एनिलीन कहा गया तो एनिलीन रटना पड़ेगा। नाम का पता लगता है आईयूपीएसी का, क्योंकि आईयूपीएसी रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। कॉमन नेम कोई रूल को फॉलो नहीं करते, इसलिए कॉमन नेम में ये ड्रॉबैक थे, इस वजह से तो आपके आईयूपीएसी आई आगे। बाकी सबसे पहले तो कॉमन नाम पढ़ते थे आप लोग, कॉमन के बाद डिराइव नेम आए, व्युत्पन्न, उनमें भी कमियां रह गई कि जो उन्होंने दिए वही हुए, उनके अलावा कुछ पूछ लो तो नहीं बता सकते। इन सबको दूर करने के लिए फिर आईयूपीएसी नेम आया। ठीक है, तो हम लोग कभी भी इनकी शक्ल देख के नाम का पता नहीं लगा सकते। कौन से नाम का? कॉमन नेम का पता नहीं लगा सकते। आईयूपीएसी तो हम लोग लिख सकते हैं फिर भी। चलो, समझ आ गई इतनी बात? तो एक एक बात समझते रहना ताकि आपको डाउट आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। पहली बात तो आएंगे नहीं अगर आप सही से सुनोगे तो।
तो जिसमें भी बेंजीन जैसी संरचना दिख रही है वो आपके लिए क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। ठीक है भाई, ये नाम जरूर याद रखना, वो बेंजोइक एसिड कहलाता है, ये नाइट्रोबेंजीन कहलाता है, ये एनिलीन कहलाता है, ये फिनोल। एक और नाम आएगा ये वाला, बेंजीन के ऊपर CH3 टोलिन, फेमस नाम है ना ये भी। तो ये फेमस नाम याद रखने हैं आपको। ये कैसे मालूम पड़ा ये टोलुइन ही है, याद करके, अब समझ गए आप लोग। ठीक है, तो कुछ चीजें मैंने बोला था इस ऑर्गेनिक के अंदर याद होनी चाहिए, उनके लॉजिक नहीं होते। एक बालक पूछ रहा है कि सर ये एरोमेटिक होना चाहिए ना, इसमें अल्टरनेट में प्लस चार्ज है, तो डबल बॉन्ड अल्टरनेट में प्लस है, प्लस अल्टरनेट डबल बॉन्ड, यहां तक तो कंजुगेशन चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड अल्टरनेट फिर वापस सिंगल बॉन्ड आ गया, यहां के टूट गया ये। ठीक है, इस वजह से ये नहीं है। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये आपके बेसिक हो गई। थोड़ी सी और कंपाउंड आपको मिलेंगे आपके एनसीईआरटी के अंदर। देखो क्या, एनसीईआरटी की तो लाइन एक एक पता होनी चाहिए भाई आपको, इसमें कोई वो वाली बात नहीं कि हाँ सर ये याद करना है नहीं करना। वैसे इसका नाम क्या है? फ्यूरेन, सुना है क्या नाम? इनके तो पता है, थायोफीन, अगला वाले का पायरोल, और ये पिरिडीन। चलो, आपको क्या बताना है इसमें, एरोमेटिक है या नहीं है? तो ये तो पता है जिसके अंदर बेंजीन रिंग जैसी संरचना आएगी वो तो एरोमेटिक, पर इसमें बेंजीन रिंग जैसी तो कोई भी संरचना नहीं, तो फिर आपको उसी तरीके से पता लगाना पड़ेगा जो आपको बताया 4 रूल। ठीक है, तो अभी मैं आपको जितने भी दे रहा हूँ ना, क्योंकि अभी मैंने आपको हाइब्रिडेशन के बारे में आइडिया नहीं दिया है, तो अभी तो आपको सबको मैं जो हाइब्रिडेशन में दूंगा वो सबका sp2 ही दूंगा। आपको तो बाकी की 3 कंडीशन चेक करनी है, साइक्लिक, कंजुगेशन और हकल। कर सकते हो? ठीक है, कुछ एक तो बिल्कुल नालायक ही है क्लास में, सर नोट्स आप बोल करके लिखाओ सिंपल लैंग्वेज में। क्या चीज बोल के लिखाऊं अब इसमें? हर चीज तो बोल के लिखवा रहा हूं आपको, इनका कुछ नहीं हो सकता। चलो आप तो पढ़ो, ये तो यही नाटकबाजी करेंगे, बोल के लिखाओ। क्या बोल के लिखाना है इसमें? हर चीज तो लिखा दी बोर्ड पे, आपको लिखा रखी है ना। कोई ऐसी चीज आई कि जो बोल के लिखाने की थी? हर चीज बोर्ड पे लिख रखी है मैंने इस चक्कर में, ताकि आपको आदि सुनने में भी दिक्कत नहीं आए और देखने में भी दिक्कत नहीं आए, आराम से देख करके लिख लो। हर चीज बोर्ड पे लिखी है, भगवान ने नोट्स बनाने के लिए बैठे। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो, एक तो पहले ये समझा करो, जो चीज लिखने की है वो मैं खुद लिखा दूंगा आपको, बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ, लिखा भी रहा हूँ, लेकिन जबरदस्ती का कचरा मत भरो कॉपी के अंदर, उसको पोथा मत बनाओ, नोट्स लिखने दो उसको। आप क्या कर देते हो, हर चीज को लिख लिख करके उसको कॉपी को आप पता नहीं क्या बना देते हो, फिर उसमें पूछोगे लास्ट में सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये भी दिक्कत है। तो टीचर्स के हिसाब से पढ़ो आप, हमको ज़्यादा पता है आपको कैसे पढ़ाना है। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करो हम क्लियर करके बैठे हैं, पहले लेब स्टैंड नहीं, मेडिकल के एग्ज़ाम क्लियर करके, हम खुद डॉक्टर्स हैं, मैं खुद आकाश में IIT वालों को, मेडिकल IIT को पढ़ाता हूँ, आप तो केवल लेब स्टैंड पढ़ रहे हो 11-12, हम IIT मेडिकल को पढ़ाते हैं, हमको पता है किसके बाद आपको क्या पढ़ाना है, समझ में आएगी। इसलिए केवल ढंग से टीचर जो पढ़ा रहा है एक बार उसको सुनो, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। आपको दिक्कत केवल एक जगह आनी चाहिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो आ रहा है ना, बाकी कुछ भी टेंशन मत लो, सब हम लोग पढ़ा देंगे आपको। एक बच्चा क्लास के बाद पूछता है सर इसके अलावा और क्या पढ़े, यही पढ़ ले बहुत है, मैं सब इसमें कवर करा रहा हूँ, NCERT में कवर करा रहा हूँ, RBSC में इसमें सब कवर कर रहा हूँ, उससे एक लेवल ऊपर की चीज कवर कर रहा हूँ। बच्चा क्या फिर, कॉपी अगर याद है, नोट्स अगर याद है ना, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, एक एक बात अच्छे से सुनो, ठीक है। आगे क्या आंसर, ये एरोमेटिक है, हाँ या ना, चेक करो। सबसे पहला साइक्लिक है क्या, साइक्लिक है। कंजुगेशन है क्या,
सयुग्मन है, चेक करो सर। लोन पेयर अल्टरनेट में डबल बॉन्ड हो रहा है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो रहा है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट लोन पेयर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो रेजोनेंस में भाग कौन ले रहा है? ये वाला ही ले रहा है ना, ये वाला ले रहा है क्या? ये वाला भाग नहीं ले रहा, तो इसको काउंट भी किसके अंदर काउंट नहीं करेंगे? हक्कल रूल के अंदर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सर कंजुगेशन है प्लेनर, मैंने बोल दिया कि मैंने प्लेनर ही दूंगा आपको सारे, क्योंकि अभी आपको हाइब्रिडेशन नहीं बताया। बात आई हक्कल रूल की। सर हक्कल रूल में इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए साइक्लिक रेजोनेंस में वो 2, 6, 10, 14 होने चाहिए। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड में? 2। इसमें कितने? और 2 ये रहे 6। अब इसको काउंट करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो भाग ही नहीं ले रहा, ये तो दूसरे प्लेन के अंदर है। आप अगर थोड़ी डिटेल में केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये प्लेन ही दूसरे प्लेन के अंदर है, रेजोनेंस अलग प्लेन में चल रहा है और ये दूसरे परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर है। और नहीं तो आपको इतनी बात नहीं पता है तो आप सीधा से ये मान के चलो कि यार ये तो भाग ही नहीं रहा है, तो इसको काउंट क्यों करना है? क्योंकि लैंग्वेज में आपको चिल्ला चिल्ला के बताया है क्या कि इलेक्ट्रॉन कौन से काउंट करने हैं? जो चक्रीय अनुनाद में भाग ले रहे हैं। 4n+2 से मतलब नहीं है, 4n+2 के हिसाब से तो आप इसके अंदर कितने काउंट करते? 8 काउंट कर लेते। 8 नहीं काउंट करने, आपको वो काउंट करने हैं जो भाग ले रहे हैं। किसके अंदर? रेजोनेंस के अंदर, साइक्लिक रेजोनेंस के अंदर। तो भाग तो सर ये वाला लोन पेयर ले रहा है और 2 ये, कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। तो अब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हकल में आते हैं क्या? मतलब ये क्या है? बात समझ आ गई क्या? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, आगे की बात सुनो। तो थायोफिन सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये वाला घूमेगा, ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब ये भी है एरोमेटिक है। ये वाला, ये भी, ये लोन पेयर घूमेगा और ये भी एरोमेटिक है। कितने कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? छह पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और इधर, अब इधर बताओ, अरे है या नहीं है? नहीं है, ऐसा नहीं है, गलत है। इधर देखो, आप जो बोल रहे हो वो गलत है, मतलब जो बोल रहे हो वो आप वो आंसर नहीं है। अब इसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड है क्या? डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड है क्या? डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड है क्या? अरे इसके अल्टरनेट में तो है ये, इसको हटाओ, ये नहीं होता तो इसका मतलब यही तो था। तो डबल बॉन्ड अल्टरनेट में डबल बॉन्ड आ गया ना, बस इसमें नाइट्रोजन ही तो अलग से लग रहा है। नाइट्रोजन को देख के क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? अब बात है सर इस लोन पेयर की, ये लोन पेयर भाग ले रहा है क्या? जरूरत ही नहीं। अगर कहीं कंजुगेशन में ऐसी जगह आ जाए कि डबल बॉन्ड भी नजर आए और लोन पेयर भी नजर आए, पहले पार्टिसिपेट कौन करेगा? डबल बॉन्ड करेगा, बात ध्यान रखना। तो ये लोन पेयर यहां पर अब होने के बाद भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, कर ही नहीं रहा। कहां घूम रहा है? डबल बॉन्ड ही तो घूम रहे हैं कंटिन्यू। ये तो वही स्टाइल हो गई बेंजीन वाली, 3 पाई बॉन्ड घूम रहे हैं आपस में। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, हर हाल में याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे ये भाग नहीं लेगा। तो मुझे बताओ, साइक्लिक है, कंजुगेशन हो रहा है, प्लेनर है, हक्कल में कितने भाग ले रहे हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 6 ही भाग ले रहे हैं। अपन गलती क्या कर देते हैं? अपन इन 2 को भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये भी कैसा है? एरोमेटिक ही है। बस अगर गलती होगी तो आपसे इस जगह होगी, इसको हाईलाइट कर लेना कि ये लोन पेयर भाग नहीं लेंगे। ये लिख दिया मैंने जो लिखाने वाली चीज थी, अब लिख लो इसको। ठीक है, इसको अच्छे से हाईलाइट करके लिख लेना, क्योंकि हम लोग फटाफट जैसे हक्कल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 8 कर आएंगे वहां पे आंसर। आपको टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करने। कौन से करने? जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समझ आ रही है केमिस्ट्री? टफ तो नहीं लग रही ना? लगने भी नहीं दूंगा, लेकिन आप सुनते जाओ बस अच्छे से। आपको जितना ज्ञान है सब थोड़ी देर के लिए साइड रख दो और जो मैं समझा रहा हूं उस तरह से समझ लो। और ये कन्फर्म है, आपको कोई भी चीज पता होगी ना तब भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा क्लास में, हर टीचर की क्लास में, और बेहतर तरीके से सीखने को मिलेगा, ये कन्फर्म है। तो आपको आता है तब भी सुनो, नहीं आता है तो वैसे सुनना है।
कर लिए। ये सारे एनसीईआरटी के भी एग्जांपल्स हो गए आपके कवर्ड इसके अंदर, जो चैप्टर में नाम मिलेंगे आपको। हाइड्रोकार्बन, क्योंकि आपके हाइड्रोकार्बन भी है सिलेबस के अंदर अगला 10th यूनिट के अंदर, और आपके ऑर्गेनिक यौगिकों का नामकरण भी है। ये आपके एनसीईआरटी के चैप्टर हैं 12वां और 13वां। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें और हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस इतनी अगर आपको बात पता है तो आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। चलो इन सबको बता दो, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके अलावा। पहले तो ड्रॉ कर लो, लिख लो इसको। आज के जो लेक्चर है इसकी हेडिंग ये लगाना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। कर लिए कॉपी, आंसर आ गए। फर्स्ट एरोमेटिक है क्या? है, चेक करते हैं। साइक्लिक है क्या? कंजुगेशन है क्या? बिल्कुल है। डबल बॉन्ड अल्टरनेट में प्लस, प्लस के अल्टरनेट में वापस डबल बॉन्ड सर है। प्लेनर मैंने दे रखे हैं। और हक्कल कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सर? 2 ही घूम रहे हैं, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब ये एरोमेटिक है। ये वाला है या नहीं है? एरोमेटिक नहीं है सर। क्यों? हक्कल रूल फॉलो नहीं कर रहा है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो हक्कल में होते ही नहीं है। हक्कल में या तो 2 होते हैं, या फिर उसके बाद 6 होते हैं, या फिर 10 होते हैं। वेरी गुड। तो ये एरोमेटिक नहीं है। हालांकि जब आगे और लेवल पे पढ़ते हो तो आपको मालूम पड़ता है ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये एंटी एरोमेटिक है वैसे, पर ये इतना कुछ आपके कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी ऐसा सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इतनी डिटेल नहीं बता रहा आपको, तो बस केवल बेसिक बात बता रहा हूँ, आपका आंसर निकल जाएगा। ये है क्या एरोमेटिक? नहीं है। क्यों? इसमें भी 2 और 2 4 आ रहे हैं। ये भी एरोमेटिक नहीं है। ये भी कैसा होगा वैसे? एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये साइक्लिक रेजोनेंस तो है, साइक्लिक है, कंजुगेशन है, प्लेनर है,
और हक्कल रूल की बात करते हैं, डबल बॉन्ड अल्टरनेट माइनस, माइनस अल्टरनेट डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड, मतलब ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है और जहाँ माइनस होता है वहाँ पे लोन पेयर होता है। ठीक है, तो 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब ये भी क्या है, एरोमेटिक है। ये समझ में आया कि जहाँ माइनस होता है वहाँ लोन पेयर क्यों होता है? क्यों? एक तो सेम का होता है, एक दूसरे का होता है। अभी समझा देता हूँ, टेंशन मत लो, आपको नहीं भी आता तो भी सब सीख लेंगे, आता है बहुत अच्छी बात है। इधर वाला एरोमेटिक है, ठीक है, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कंजुगेशन तो हो रहा है ना, मतलब ये भी एरोमेटिक है। और यहाँ पे कंजुगेशन रुक जाएगा, डबल बॉन्ड अल्टरनेट फिर वापस सिंगल बॉन्ड आ गया, तो ये एरोमेटिक नहीं है। चलो बात समझ में आ गई क्या? वेरी गुड, बहुत है, इससे आपके हो जाएंगे सारे काम। क्लियर यहां तक की बात? अब मैं आपको एक बार हल्का सा आइडिया दे देता हूँ sp sp2 और sp3 कैसे देखना है, दैट्स इट। क्योंकि आपको हाइड्रोकार्बन के अंदर जब हम लोग एल्केन एल्काइन पढ़ेंगे वहाँ पे ये sp कार्बन sp2 कार्बन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो हटाएं इसको। यहाँ तक कोई डाउट है? ये सारे क्लियर हो गए बिल्कुल? पर हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले एक बेसिक बात, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए वहाँ लोन पेयर का भी काम आएगा, तो पहले लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर को भी समझ लो। लोन पेयर को क्या बोलते हैं हिंदी में? एकाकी इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कैसे निकालते हैं ये भी सीख लो, क्योंकि अगर आपको लोन पेयर ही पता नहीं होगा तो आगे तो पूरी केमिस्ट्री बेकार है अपनी। पांचवा तो यही है, साइक्लोट्रोपाइनियम आयन कहते हैं इसको। ठीक है, आपके नहीं आएगा, साइक्लोट्रोपाइनियम आयन। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में देखो क्या होता है, क्या होता है लोन पेयर वैसे बताओ कोई? जो बॉन्ड में भाग नहीं लेता, यही होता है। थोड़ा सा गलत है इसके अंदर, क्या गलत है इधर देखो। मैंने अगर आपसे पूछा H2O, H2O पे लोन पेयर होते हैं क्या? अच्छा, H2O में आप डायग्राम तो ऐसा ही बनाते हो इसका, कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे बंद बनाने में ऑक्सीजन के? ऑक्सीजन के 2 ही ले रहे। ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास। ठीक है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से बंद बनाने में भाग तो कितने ले रहे हैं? 2 ही ले रहे हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो उस हिसाब से लोन पेयर 3 होने चाहिए। अब लाइन सही आई कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं जो बंद बनाने में भाग ले रहे, बंद बनाने में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले रहे। सबसे मतलब नहीं रखना, मतलब किससे रखना है? आउटर मोस्ट शेल से, कि आउटर मोस्ट शेल के वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो लोन पेयर कहलाते हैं। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो आपको डेफिनेशन क्या ध्यान रखनी है? किसी तत्व के या एलिमेंट के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश को बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन जो बंध निर्माण यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते, नहीं ले। बात समझ में आ गई? देखो इधर बोर्ड पे लिखो, सब लिख लेंगे बाद में, सब मैं लिख रहा हूं ना आपके लिए बोर्ड पे, आपको बाद में लिखना है, समझो पहले। तो जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उन्हीं को हम लोग कह रहे हैं बॉन्ड पे लोन पेयर। कैसे? जैसे जस्ट एग्जांपल से समझते हैं। सबसे ज्यादा आपको जो पढ़ने को मिलता है एक तो मीथेन मिलता है। ठीक है, जैसे मीथेन आपने ले लिया तो आपको कैसे चेक करना है इस पे लोन पेयर हैं या नहीं है, हैं तो कितने हैं? तो सबसे पहले आप उसको चेक कैसे करोगे? सेंट्रल एटम उठा लो। ठीक, सेंट्रल एटम कौन है इसका? कार्बन।
अब कार्बन का आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो, क्योंकि आपको मतलब किससे है, बाह्यतम कोश से। तो वैसे तो हमको वैसे ही पता है बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, बट सीक्वेंस देखनी है तो 1s2 2s2 2p2। हमको मतलब सर आउटर मोस्ट शेल से कितने इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन नजर आ गए। कितने हाइड्रोजन जोड़ने, 4 हाइड्रोजन। तो आपको पता है एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ गया, हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ गया, और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अपना इससे जुड़ गया। तो कार्बन के जो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्ड बनाने में भाग ले चुके हैं क्या, बिल्कुल ले चुके हैं। तो वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं वो तो कहलाते हैं, वो बनाते हैं बॉन्ड पेयर, बंधित युग्म, और उन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बंधित इलेक्ट्रॉन। तो उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि कार्बन के आउटर मोस्ट के वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं ले रहे वो है लोन पेयर। तो इसमें तो कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, सारे के सारे काम में आ गए। तो यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं बचा बाह्यतम कोश का जो भाग ना ले, सभी भाग ले चुके। तो लोन पेयर यहाँ कितने हैं, बात समझ आ गई क्या। सेम सबसे ज्यादा आपको 2-3 कंपाउंड मिलते हैं, एक तो मिलेगा अमोनिया और एक मिलेगा क्या, वाटर। देखा होगा आपने पूरी केमिस्ट्री के अंदर यही 2-3 चीजें बार बार रिपीट होती है, ठीक है। तो अमोनिया तरीका वही है, सबसे पहले सेंट्रल एटम उठा लो, नाइट्रोजन, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन लगा लो। अब डायरेक्ट लिख दें कितने होते हैं इसमें, नंबर होता है 7, 7 को लिखते हैं 2 और 5, 7 होता है इसका नंबर, और 7 को लिखा जाता है 2 और 5। तो आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5। 3 हाइड्रोजन जोड़ने, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके 3 हाइड्रोजन से जुड़ जाएंगे। तो 3 तो बॉन्डेड पेयर हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए, बंधित युग्म हो गए। भाग कौन से नहीं ले रहे, ये 2 नहीं ले रहे। तो ये ऐसे कैसे पड़े रहते हैं बेचारे, अकेले पड़े रहते हैं, अकेले मतलब एकाकी, और पेयर में क्या, इसने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन युग्म। तो लोन पेयर, जो पेयर अकेला पड़ा हो, तो ये अकेला पड़ा है बेचारा। तो कितने लोन पेयर हो गए, आ गई क्या बात समझ में। तो फटाफट से अगले का आंसर निकाल लोगे क्या मेरे लिए, H2 का निकाल लोगे, लिख लो फटाफट से। आ गया होगा आंसर, बस इतना फास्ट चलना चाहिए दिमाग की। सर एक कॉन्सेप्ट आ गया उसके बाद कोई सही क्वेश्चन पूछो, मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं आपको, ताकि आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप सीख जाओगे। तो लोन पेयर की डेफिनेशन क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लिख लिया, हिंदी वालों ने भी लिख लिया, लिख लो। H2 का कितना जनों ने निकाल लिया आंसर, वेरी गुड। बाकी लोग निकाल लिया बाकी ने, ठीक है। साथ साथ सोल्व करते रहो, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी।
कितना टाइम हो गया आपके बैच को आते हुए? 6 तारीख से, आज कितनी हो गई? 16, 8-10 दिन हो गए आपको आते हुए ना। तो अभी तो जैसे जो आपके अंदर जुनून है ना कि डेली का डेली पढ़ रहे हो, आंसर दे रहे हो, ये जुनून लास्ट तक एग्जाम तक रखना। क्या स्टार्टिंग में तो बच्चों में जोश रहता है, 10, 15, 20 दिन, 25 दिन तो अच्छे से पढ़ते हैं, वो सारा पढ़ा रहे हैं, जो लिख रहे हैं सही से नोट्स बना रहे हैं, घर पे जाके रिवाइज कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। जैसे टाइम निकलता है ना, फिर आपकी वही दिनचर्या स्टार्ट हो जाती है जो पहले होती, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। ये मत करना, ठीक है ना। सर इनकी संरचना कैसे बनेगी, कैसे पता चलेगा? संरचना आपकी पूछी नहीं है, क्यों संरचना पे जा रहे हो? आपको संरचना से मतलब ही नहीं है, आपकी केमिकल बॉन्डिंग है ही नहीं, आपको संरचना पूछेगा नहीं। और संरचना निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? हाइब्रिडेशन पता। तो हाइब्रिडेशन तो सीख रहे हैं हम लोग। हाइब्रिडेशन जिसका पता होगा उसकी संरचना आपको पता होगी। हाइब्रिडेशन अगर sp3 आएगा, संकरण sp3, तो संरचना कैसी होगी? इसलिए टेट्राहेड्रल बनाया गया उसका, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन 100% sp3 आने वाला है, ठीक है। इसका क्या आएगा हाइब्रिडेशन? हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, लेकिन ये टेट्राहेड्रल नहीं होगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये पायरामिडल होता है, पिरामिडल होता है। तो आपको थोड़ा सा संकरण पढ़ने के बाद ज्यामिति या ज्योमेट्री का आइडिया लगने लगेगा, इसलिए पहले मैं वो बेसिक्स बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलो हाँ, इसकी बात करते हैं। तरीका वही है, जिसको नहीं समझ में आया वापस सुन लो। तरीका वही है, जिसके ऊपर लोन पेयर निकालने हैं या किसी कंपाउंड में लोन पेयर निकालने हैं, तो आप उसके सेंट्रल एटम को पकड़ लो, केंद्रीय परमाणु को पकड़ लो। कितना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नंबर होता है 8 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 और 6। बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, और बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, तो बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन लगा दो आप इसके आउटर मोस्ट शेल में। 6 इलेक्ट्रॉन नजर आने चाहिए। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 बना दो। 1 2 3 4 5 6 बना दिए। 2 हाइड्रोजन जोड़ने जोड़ दो। 2 हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे इसके, ठीक है। तो 2 तो बॉन्ड पेयर नजर आ गए, बंधित इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 2 बॉन्ड पेयर है तो इनमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? तो 2 ये और 2 ये, 4 पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, पर पेयर तो कितने हैं? तो 2 लोन पेयर आपको मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोन पेयर निकाल लोगे किसी में भी, फटाफट से दिमाग चला करके आंसर दो। हटाओ इसको। BF3। अच्छा, ये तो पता है ना अपने को 1 से 20 तक के एलिमेंट कौन कौन से हैं, इतनी बुरी हालत तो नहीं है। हालांकि पीरियड टेबल में पढ़ाऊंगा आपको, वो भी पढ़ा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। पर अभी तो आपको पता है ना 6 नंबर पे कौन आता है, 9 नंबर पे, 13 नंबर पे एल्यूमिनियम, 16 नंबर पे, 19 पर। ये सबको पता है ना, इतनी बुरी हालत तो नहीं है ना? ठीक है। मालूम पड़े मैं तो आपको पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, उन बच्चों को ये पता नहीं सर 9 नंबर पे फ्लोरीन आता है, हमको कैसे पता पड़ेगा? ये कैसे पता पड़ेगा 9 नंबर पे फ्लोरीन आता है? याद कर, ये चीज़ें तो याद होनी चाहिए, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, आप सीख तो गए थोड़े थोड़े। SF4, SF6, PCl3, PCl5, बस इतने की निकाल लो। इसमें आपको इनके सेंट्रल एटम पर लोन पेयर निकालने, निकाल लोगे? बस ये निकालते ही आपको हाइब्रिडेशन में फटाफट से समझा दूंगा। जीरो एक, ठीक है, देखते हैं।
अब आपने इतने में पेन चला लिया, अब यहाँ पेन नहीं चलना चाहिए, अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि बिना पेन चलाए आंसर कैसे आए। एक सोल्व करा के बताऊँ क्या? जैसे इसका सोल्व कर सकते हैं। ये रहा फास्फोरस, सेंट्रल एटम फास्फोरस है। फास्फोरस का नंबर 5 नहीं 15, 15 को कैसे लिखेंगे? 2 8 5 ऐसे लिखते हैं। तो आउटर मोस्ट में 5 नजर आने चाहिए, तो फास्फोरस के चारों तरफ 5 इलेक्ट्रॉन नजर आने चाहिए। 5 में एक क्लोरीन 1 से जुड़ गया, 2 क्लोरीन 2 से, 3 क्लोरीन 3 से, 3 क्लोरीन ने 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 बच गए। 2 बच गए मतलब लोन पेयर कितना हो गया? समझ आई क्या? ऊपर से तो नहीं गई ना, लेकिन साइडों में से गई। नाले क्यों गई साइडों में से? गई। इधर देखो गई, और शाम से हाँ सर गई। फास्फोरस नंबर इसका 15 है। 15 को ऐसे जो लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये चीज कहाँ सीखेंगे हम लोग? एटॉमिक स्ट्रक्चर में, पहला वाला जो यूनिट है, ठीक है ना। तो अब ये कैसे मालूम? आज दोस्तों को तो ये भी नहीं पता होगा कि 2 8 और 5 क्यों आए, ऐसा भी है क्या? नहीं पता है तो वो भी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला शेल, मैंने क्या बोला कि n की वैल्यू से देखा जाता है बाह्यतम कोश, स्मॉल n मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल, इनसे देखना है आपको, ठीक है। तो सबसे n की वैल्यू ज्यादा किसमें? 3, मतलब यही बाह्यतम कोश है। तो कितने आ गए? 5। इसके अंदर वाले में, इसके अंदर वाले में, इसलिए आप इसको 2 8 5 लिखते हो। अब समझ आया? तो आउटर मोस्ट में कितने दिख गए? 5। ये लो 5 बिंदियां लगा दो, 1 2 3 4 5। कितने क्लोरीन जोड़ने? ये लो 3 जुड़ गए। क्या दिक्कत आई? लोन पेयर कितना दिख गया? ठीक है, इसमें चला लिया पेन बहुत। अब दिमाग ही चलाओ केवल, ठीक है, क्योंकि पेन चलाने से सिलेक्शन नहीं होता, कैसे चलाने से होता है। हाँ हाँ जी, PCl5 में 0 आ गया ना, बस क्या दिक्कत आ गई? 0 लोन पेयर। और बोलो, सल्फर में 2 8 6 से 6 जुड़ गए, लोन पेयर 0। 6 से 4 ही जुड़े, 1 लोन पेयर। बोरोन का नंबर 5 को लिखेंगे 2 और 3, तो आउटर मोस्ट में 3 से 3 जुड़ गए, लोन पेयर 0। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया हो, मैं समझा दूं? सब समझ में आ गया? सारे के सारे आंसर सही आ गए? ठीक है। बाला सर नोट से बाहर नहीं जाएंगे क्या? जब सारी चीज़ें आप कवर कर लोगे तो कहाँ से जाएंगे? मैं आपको एक एक चीज़ 0 से बता रहा हूँ, जाने का कोई सवाल नहीं, आप तो कॉपी याद कर लेना, ठीक है। बहुत है। अब आपको ये समझ में आ गया तो आते ही कल हम सबसे पहले हाइब्रिडेशन को देख लेंगे, ठीक है। हाइब्रिडेशन देखने के बाद एक और नाम आता है 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। ये पढ़ करके फिर हम लोग नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई दुख दर्द तो नहीं है? चलो पढ़ते रहो, सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो। थैंक यू।